अब आपको लेके चलती हूं एक दूसरे सवाल पर कि देश के 76 सालों की राजनीतिक सफर में लगभग 50 साल तक एक खास शब्द पर काफी चर्चा रही है, राजनीति भी हुई है, नैरेटिव बनाए गए हैं और वो शब्द है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। कांग्रेस पे सबसे बड़ा आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण का ही लगता आया है। बीजेपी के लिए तुष्टीकरण के तीर हमेशा रामबाण साबित हुए। और अब मैं आपसे एक बेहद गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अब मुस्लिम तुष्टीकरण का चैप्टर क्लोज हो चुका है और हिंदू तुष्टीकरण या संतुष्टीकरण का नया अध्याय आरंभ हो चुका है, जहां अब हर पार्टी हिंदुओं को खुश करने के लिए नई नीतियां, रोज नए कार्ड निकाल रही है, रोज नई योजनाओं का चर्चा होती है, नई रणनीति बनाई जाती है, नए नए मुद्दे लेकर लाए जाते हैं। यही ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी हिंदुओं के वर्ग को खुश करने के लिए तो नहीं। कहते हैं कि कामयाब होना तो आसान है, मुश्किल है कि कामयाबी को कैसे बनाए रखें। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जीतने का ट्रैक, लोकसभा की जिक्र कर रही हूं, 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में जीती तो ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% का रहा। तो क्या 2024 में भी बीजेपी 100% जीत का ये ट्रैक रिकॉर्ड दोहरा पाएगी? ये बड़ी चुनौती होगी। अगर बीजेपी को ऐसा करना है तो इन तीनों राज्यों की विधानसभा में कमाल दिखाना होगा और कमल खिलाना होगा। और शायद यही वजह है कि बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसीलिए बड़े बड़े मंत्री, सांसद और सीनियर नेताओं को जमीन पर उतारा गया है। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उनको मैदान में भेज दिया गया है। तो क्या बीजेपी यहां पर परफॉर्मेंस प्रेशर में जूझ रही है? परफॉर्मेंस कि 2023 की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट 2024 में जाकर नजर आएगा। तो बात अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2023 के विधानसभा चुनाव की करें तो ये उनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन, करो या मरो की लड़ाई। इन राज्यों के चुनावी नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए निर्णायक साबित हुए और इसके बाद ये नतीजे बहुत हद तक कांग्रेस का भविष्य और भाग्य भी लिखेंगे। और ऐसे में इन नतीजों से ये मालूम चलेगा कि कांग्रेस का अस्तित्व कितना बचा है और 2024 की लड़ाई के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है। तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें आसपास जो चेहरे नजर आए, अगर उनको डिकोड करेंगे उस तस्वीर को तो एक ये बड़ी राजनीतिक पिक्चर नजर आएगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ये बताया जाता है कि सीडब्ल्यूसी में 4.5 घंटे ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना पर चर्चा हुई। लेकिन राहुल गांधी के एक तरफ बैठे होते हैं अशोक गहलोत और दूसरी तरफ बैठे होते हैं सिद्धारमैया। ये दोनों मुख्यमंत्री जो कि चेहरे हैं वो दोनों ओबीसी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, केवल दोनों को आसपास बिठाने के माध्यम से एक बड़ा मैसेज राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं और खास तौर पर इस ओबीसी वाले मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर एक बड़ी पहचान पार्टी के तरफ से बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। राजस्थान हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर जीत हार एक बड़ा राजनीतिक संकेत देगी। राजस्थान के नतीजे इस बार एक बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आएंगे क्योंकि इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत दोनों ही आमने सामने। अशोक गहलोत की गिनती कांग्रेस के उन दिग्गजों में होती है जो फैसलों में जिनका हस्तक्षेप होता है, एक बड़े पिलर के रूप में उनको देखा जाता है और जिसके दम पर आज भी कांग्रेस पार्टी कई बड़े फैसले ले चुकी है। और राजस्थान के नाम पर दूसरे विधानसभाओं में भी ये कहा है कि अगर हम सरकार लेकर आते हैं तो राजस्थान जैसी योजनाएं लेकर आएंगे। ऐसे में ओपीएस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका। अब संगठन और नेतृत्व के जादूगर माने जाते हैं अशोक गहलोत। तो क्या अशोक गहलोत मोदी मैजिक के सामने अपना सूबा बचा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये आने वाला वक्त काफी कुछ तय करने वाला है। टिकट वितरण भी काफी कुछ तय करने वाला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने रिस्क लिया, बहुत सारे अपने राष्ट्रीय चेहरे क्षेत्र राजनीति में उतारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार है और उसके रेपरकशंस भी झेलती है। तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत तैयार हैं कि जो एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी है, भले ही अशोक गहलोत के चेहरे पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है,
पर क्या एमएलए की एंटी इनकम्बेंसी के लिए एमएलए के टिकट काटने को तैयार है? आज से पहले कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। ये एक बड़ा फैसला होगा कि आपको अगर सरकार वापस लानी है, आपको पुराना नैरेटिव तोड़ना है, तो क्या आप में इतना रिस्क टेकिंग फैक्टर है कि आप अपने 50% विधायकों की टिकट काट सकते हैं? ये कुछ आने वाला वक्त बता देगा, कुछ चंद दिन की बात है। अब ऐसे में अशोक गहलोत को पराजित करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत है हाल ही में जारी हुई 41 सीटों की लिस्ट। भले ही वो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की डी कैटेगरी की लिस्ट, जहां पे भाजपा ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन वो लिस्ट भी चौंकाने वाली थी क्योंकि बड़े दिग्गजों का नाम उसमें उतारा गया। 2018 के 10 बागी लोगों को चुनाव लड़ाया गया। इन 41 सीटों पर लड़ाया जा रहा है, उनका नाम घोषित हुआ। एक आईएएस अफसर हैं, 7 सांसद हैं, 7 नए चेहरे हैं। इससे वर्सेटैलिटी और वैरायटी नजर आती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम और स्ट्रैटेजी लगा रही है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनको चुनाव में उतारा गया छोटवाड़ा से, और ये वही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जो एक वक्त में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और आज विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उनको मैदान में उतार दिया गया। अब देखिए, एक बात होती है कि जब आप विधायक होते हैं तो कभी ना कभी सांसद या मंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं, लेकिन एक मंत्री को शायद ही आपने कभी सुना होगा कि वो विधायक बनना चाहते हो, बशर्त है कि उनका ख्वाब सत्ता की कुर्सी, शीर्ष कुर्सी, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन ये बात अलग है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, ऐसे तमाम नाम हैं, बाबा बालक नाम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको उतारा गया। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत डिफिकल्ट सीट सवाई माधोपुर से उनको उतारा जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी सीटों पर तो काम करती है, लेकिन अपनी कमजोर सीटों पर भी काम करती है। लेकिन एक वाक्य में अगर कहें, राजस्थान की लड़ाई को समझें, तो मोदी और शाह के लिए राजस्थान का चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पिछले 5 सालों को अगर देखें तो ये लड़ाई केंद्रीय नेतृत्व के लिए नाक की लड़ाई। अब यहीं पर एक खास बात और बताते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के लिए एक बहुत विचित्र बात है, अशोक गहलोत के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनको ये फैसला लेना होगा कि वो कितने विधायकों का चुनाव, उनको चुनाव से बाहर कर सकें, फिर उस बगावत को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बगावत उनके भी हुई, लेकिन वो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म को जानती है क्योंकि उनका आला कमान स्ट्रॉन्ग। क्या कांग्रेस ये कर पाएगी? इस पर राजस्थान में जीत और हार का फैसला तय होगा। एक और खास बात, राजस्थान में एक बड़े चेहरे को साइडलाइन किया गया। जब टिकट वितरण हुई तो एक बात का जिक्र हुआ कि वसुंधरा राजे फैक्टर को या वसुंधरा राजे के विधायकों को टिकट नहीं मिल रही। अब आपको लगेगा कि शायद ये फैसला सीईसी के दौरान हुआ होगा, आपको ये भी लग सकता है कि शायद पिछले 6 महीने में फैसला हो। ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे, तीनों के लिए यह फैसला 2020 में केंद्र नेतृत्व ले चुका था। 2020 23 फरवरी, जब कोरोना काल चल रहा था, वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया। एक बड़े नेता के साथ उनकी मुलाकात हुई और उनको 3 पोर्टफोलियो दिए गए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो पहले भी इस पोर्टफोलियो को संभाल चुकी हैं। इसके अलावा 2 और बड़े, फाइनेंस भी, डिफेंस भी, ये तीनों उनको ऑफर किए गए और चौथा उनसे कहा गया कि आप कोई और मंत्रालय चाहती हैं। यानी कि उनको जो प्रदेश की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कराने का प्रपोजल दिया गया था 2020 में। आज हम हैं 2023 में। ठीक उसी तरह 3 बार मध्य प्रदेश के सीएम, उनको भी दिल्ली बुलाए जाने का प्रपोजल दिया गया, लेकिन वो प्रदेश की राजनीति में ही रहना चाहते थे। और ठीक वैसे ही रमन सिंह के साथ इन तीनों की टिकट पर भी तलवारें थी, लेकिन शायद उतना रिस्क लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी और एंड टाइम पर तीनों को टिकट देने का फैसला लिया गया। लेकिन फैसले के साथ साथ बहुत सारे चेहरे भी उतार दिए गए। यानी अगर सीधी भाषा में नहीं कहें, घुमा के कहें, तो बिल्कुल साइडलाइन भी किया गया और पता भी नहीं चला।
तो ये बड़ी वजह है क्योंकि वसुंधरा राजे ने जब केंद्रीय नेतृत्व ने उनको कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, तो 73 दिन तक भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नहीं था। दोनों ही भाजपा राजस्थान और केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिफ्ट रहा। तो जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमको शासन भी चाहिए और अनुशासन भी, तो शायद उस अनुशासन को रेफर करने के चलते तीनों को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन अब बात आपको डिटेल में करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी की अजब लिस्ट की गजब कहानी देखने को मिली। यहां बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी क्योंकि सबसे पहले आई थी और ये सोचा नहीं गया था कि इतने बड़े स्तर पर केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जाए। और आपसे और हमसे ज्यादा चौंके थे शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जैसे ही लिस्ट में नाम आया, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो प्रहलाद पटेल के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी आया। और ये पूरा सरप्राइज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बहुत ही चुनिंदा लोगों ने तय किया। यहाँ तक कि जिन्हें टिकट मिला वो भी सरप्राइज हुए। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकूं।